पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिशर और फ्लाइंग वेज देख लिया। फिशर भी आ गया और फ्लाइंग वेज। अब बचा है न्यूमान एंड सॉहर्स। दो प्रोजेक्शन है, न्यूमान प्रोजेक्शन, हाँ न्यूमान प्रोजेक्शन क्या है देखो सामने। जिसे ये समझो कार्बन की ये चेन है, यहाँ ग्रुप लगे हैं, ये कार्बन sp3, इसे लगे हैं 4 ग्रुप, तीन ग्रुप लगे, मान लो कि हाइड्रोजन लगे, मान लो हाइड्रोजन। तो जब भी न्यूमान प्रोजेक्शन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो मॉलिक्यूल को व्यू करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस के अलोंग। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, इस एक्सिस के अलोंग हमारे हमको व्यू करना है। मतलब मेरी आंख या तो इधर होगी या तो इधर होगी। इसको व्यू करना कैसे है, न्यूमान प्रोजेक्शन को कैसे देखना है, ऑब्जर्व कैसे करना है, इसको देखने के लिए हमारी जो आंख लगेगी वो कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस के अलोंग, या तो आंख इधर होगी या तो आंख इधर होगी, ऊपर नीचे से नहीं। मान लो अपने आंख यहाँ लगाई है, तो ये हो गया फ्रंट कार्बन और ये हो जाएगा बैक कार्बन। और फ्रंट कार्बन को दिखाना है डॉट से और बैक कार्बन को दिखाना है सर्किल से। ठीक है, जब भी न्यूमान प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो मॉलिक्यूल को व्यू कैसे करना, देखना कैसे है, अलोंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग व्यू करना है, मतलब आंख इधर होगी चाहे इधर होगी। मान लो हमने आंख यहाँ लगाई तो ये हो गया फ्रंट और ये हो गया बैक। फ्रंट कार्बन को डॉट से दिखाएंगे, बैक को सर्किल से। हाँ, फ्रंट कार्बन से लगे 3 हाइड्रोजन, तो ये 3 हाइड्रोजन हो गए। या कोई भी ग्रुप लगाओ, तो हम अब एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी लगा हो सकता है यहाँ पर। और बैक कार्बन पे भी 3 बॉन्ड लगे हैं, 3 ग्रुप लगे हैं, तो ये बैक कार्बन पर ये हो गया 3 ग्रुप। इस तरह का कोई भी प्रोजेक्शन है, इसको बोलते हैं न्यूमान प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन है क्या वास्तव में, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशनल पेपर पर रिप्रेजेंट करने का एक सरल तरीका है, जिसमें एक फिशर था, दूसरा फ्लाइंग वेज और तीसरा है न्यूमान। बात समझ आई ना। अच्छा, ये एक और तरीका बच गया, एक और बचा है सॉहर्स। सॉहर्स इसमें क्या है, इसमें हम लोग मॉलिक्यूल को इस बॉन्ड को ऐसे दिखा देंगे और इस कार्बन से ग्रुप लगे हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये इस तरह से सॉहर्स प्रोजेक्शन है। ये कार्बन हो गया और उस पर लगा होगी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इस तरह का प्रोजेक्शन कहीं भी दिख रहा है वो सॉहर्स है, और ये प्रोजेक्शन कहीं भी दिख रहा है ये न्यूमान है। तो 2 तो पहले बता चुके हैं, 2 आज हमने बताया। अब मान लो कोई ग्रुप लगा, इसी कार्बन से ग्रुप लगा दे, मान लो हम यहाँ पे क्लोरीन लगाएं, यहाँ मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ लगा दे हाइड्रोजन क्लोरीन मिथाइल। बस इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना के दे दे। अब पूछिए ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, इसका RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसको हम लोग फिशर में कन्वर्ट कर लेंगे, चाहे न्यूमान दे दे चाहे हमको सॉहर्स दे दे। पहला काम हम उसको कन्वर्ट करेंगे फिशर में, और फिशर में आने के बाद हमको RS निकालने आता है, ऑप्टिकल एक्टिव खोजने आता है, तो जो आता है कंसेप्ट उसमें अप्लाई कर देंगे। लेकिन अब बात ये है कि हम न्यूमान को कैसे कन्वर्ट करेंगे फिशर में, सॉहर्स को कैसे करेंगे फिशर में, वो कन्वर्जन हम सिखा देते हैं। बाकी तो आगे की बात सबको पता है, कैसे निकालना है ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव, है ना। तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, नोट हेडिंग दो, हाउ ट्रांसलेट हो चुका है क्या, नहीं ना। हाउ ट्रांसलेट न्यूमान प्रोजेक्शन सॉहर्स प्रोजेक्शन into Fisher projection. How translate Newman projection, Sawhurst projection into Fisher projection. How translate Newman projection, Sawhurst projection into
फिशर प्रोजेक्शन, या उल्टा भी कर सकते हैं, हो सकता है फिशर से कन्वर्ट करना न्यूमान में, सॉहर्स में, एक ही बात है, तरीका एक ही है। समझो ये स्ट्रक्चर मेरे सामने है, फिशर। हाँ, ये थ्रियो है कि इथ्रो है, डीएल है कि मीसो है? ये डीएल है, मीसो है, इथ्रो है, थ्रियो है, क्या है बोलो? हाँ, ये इथ्रो है, जो कि दोनों कायरल डिफरेंट तरह के हैं, अलग अलग तरह के हैं, तो इसलिए डीएल मीसो तो यूज़ करना ही नहीं, करना इथ्रो या थ्रियो। हाँ, सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो इसको कहेंगे इरिथ्रो। हाँ, ये फिशर प्रोजेक्शन है, जो कि इसमें एक वर्टिकल लाइन और दो हॉरिजॉन्टल लाइन, सेंट्रल कार्बन क्या है, गायब। ये पहचान है फिशर प्रोजेक्शन की। इसमें ये लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? ये लाइन क्या इंडिकेट करती है? इस लाइन पर कोई भी ग्रुप है वो टुवर्ड द ऑब्जर्वर है। ये सब इसमें ऑब्जर्वर है, तो इस लाइन पर कोई भी ग्रुप टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ये भी टुवर्ड द ऑब्जर्वर, और ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऐसा हम बताए थे। अच्छा, इसको हमको कन्वर्ट करना है मान लो न्यूमान में, तो जब भी हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले इक्लिप्स कन्फर्मर ड्रॉ करेंगे। इक्लिप्स में क्या होता है, बॉन्ड के सामने बॉन्ड होता है, बॉन्ड के सामने बॉन्ड। तो देखो ये है फ्रंट कार्बन, इसको मान लिया हमने बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन को हम दिखाएंगे डॉट से और बैक कार्बन को दिखाएंगे सर्किल से। ये है फ्रंट कार्बन और ये हो गया बैक कार्बन। हाँ, तो देखो जो वर्टिकल के बॉटम पर ग्रुप दिखाई देगा उसको हम बॉटम पर दिखा देंगे, फ्रंट कार्बन का। ये फ्रंट मानना है, फ्रंट ये बैक, तो फ्रंट कार्बन के नीचे मिथाइल है तो उसको हम वर्टिकल के बॉटम पर दिखा देंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इस कार्बन से जैसा अरेंजमेंट हमको दिख रहा है वैसा अरेंजमेंट इसमें भी दिखाएंगे। हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन, राइट साइड OH, तो इसके लेफ्ट साइड हाइड्रोजन, राइट साइड होगा OH। अच्छा, बैक कार्बन पर जो मिथाइल ग्रुप दिख रहा है वर्टिकल के टॉप पर दिख रहा है, उस ग्रुप को हम इसके ठीक पीछे रखेंगे, ठीक इस बॉन्ड के पीछे। ध्यान रखना, वर्टिकल पर जो ग्रुप दिख रहा है मिथाइल ग्रुप, उसको हमने बॉटम पर दिखा दिया, और वर्टिकल के टॉप पर जो ग्रुप दिख रहा है उसको हम ठीक इसके पीछे दिखाएंगे, इसी बॉन्ड के पीछे, ये बैक कार्बन से। मतलब बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड, ये इक्लिप्स फॉर्म्स में बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड, इसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। आज ये बैक कार्बन का ही हो गया। आज उसके बाद रिमेनिंग ग्रुप क्या, देखो ये बैक कार्बन है, बैक कार्बन के लेफ्ट साइड क्या हाइड्रोजन, तो इसके भी लेफ्ट साइड यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन। राइट साइड क्या है, ब्रोमीन, तो राइट साइड हो जाएगा ब्रोमीन। बस करना क्या है कि वर्टिकल पर जो ग्रुप दिख रहा है उसको बॉटम पे दिखाएंगे, और टॉप पर जो ग्रुप दिख रहा है उसको ठीक उसके पीछे दिखा देंगे। उसके बाद रिमेनिंग ग्रुप का जो अरेंजमेंट फिशर में है वही न्यूमान में भी रहेगा। हाँ, क्या है रिमेनिंग ग्रुप, फ्रंट कार्बन पे क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन, राइट साइड OH, तो फ्रंट कार्बन पे लेफ्ट साइड हाइड्रोजन, राइट साइड OH। अच्छा, बैक कार्बन पे लेफ्ट साइड हाइड्रोजन, राइट साइड ब्रोमीन, तो बैक कार्बन, ये बैक कार्बन हो गया, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन, राइट साइड ब्रोमीन। ये है इक्लिप्स फॉर्म। सबसे पहले इक्लिप्स फॉर्म ही ड्रॉ करना है, इक्लिप्स बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड। ये इक्लिप्स समझ में आ नहीं है तो 3D बना के दिखा दें, यदि नहीं समझ में आ रहा तो 3D स्ट्रक्चर बना के दिखा दें। बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड, देख लो तो पेन दे देना, वैसे बनाना था फिर थोड़ी देर में, कन्फर्मर में तो ज़रूरत पड़ेगी, एक पेन और चाहिए, दे दो, वही दे दो ना, एक और। देखो ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp3 है, इससे लगे इसे क्या 1 सिग्मा 2 सिग्मा 4 सिग्मा अरेंजमेंट का टेट्राहाइड्रल। एक्चुअल पिक्चर तो 3D है ना, वो तो बोर्ड पे 2 डायमेंशनल आया गया है, वास्तव में तो 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो इस कार्बन से लगे 3 ग्रुप दिख रहा है ये, और ये हो गया, जैसे ऑब्जर्वर है, स्टूडेंट सब ऑब्जर्वर हैं, तो ये हो गया फ्रंट कार्बन और यहाँ हो जाएगा बैक कार्बन। हाँ, फ्रंट कार्बन से 3 ग्रुप लगे हैं, इसको हम डॉट से दिखा रहे हैं और इसको क्या दिखा रहे हैं, सर्कल से। फ्रंट कार्बन को किससे दिखाया, डॉट, बैक को दिखाया सर्कल से, ठीक है। फ्रंट कार्बन से 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो फ्रंट कार्बन से 1 2 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 ग्रुप लगे हैं इसमें। अच्छा, बैक कार्बन से भी ऐसे 3 ग्रुप लगे होंगे, है ना। हाँ, एक पेन और,
हाँ देखो सामने, ये फ्रंट कार्बन का बॉन्ड है और ये बैक कार्बन, ठीक इसके सामने बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक इसके सामने, इस बॉन्ड के ठीक सामने बॉन्ड, इस बॉन्ड के ठीक सामने बॉन्ड, इस बॉन्ड के ठीक सामने बॉन्ड। जब बॉन्ड के सामने बॉन्ड दिख रहा है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? एक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, इस केस में क्या होता है ना कि बॉन्ड के, जब बॉन्ड के सामने बॉन्ड आ जाता है ना, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है। तुम लोग को हम बताए थे VSEPRT थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, उसमें ये कहा गया था सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर, फिर होता है लोन पेयर, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर। और वहाँ मालिक्यूल का शेप निकालते समय हमने लोन पेयर रिपल्सन को मिनिमाइज किया था, यहाँ तक कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन को भी मिनिमाइज किया था टी शेप में। लेकिन बॉन्ड पेयर रिपल्सन को हमने नेगलेक्ट कर दिया था, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसको ध्यान हमने कहा था आगे देंगे जब कन्फॉर्मर पढ़ाएंगे। तो उस रिपल्सन को जो हमने उस समय नेगलेक्ट कर दिया था, अब उसको मिनिमाइज करना है, उसको भी मिनिमम करना है, क्योंकि जितना रिपल्सन मिनिमम होगा ना, मालिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो देखो ये CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन और ठीक सामने बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। बोलो बात सुनिए कि नहीं? अब मान लो हम इसको, इस बॉन्ड को ऐसे घुमाना स्टार्ट करेंगे, ये इसके ठीक घूमते घूमते इसके बीच में आएगा, इस जगह पर, यहाँ आ गया, ये हो गया स्टैगर्ड फॉर्म। जब ठीक बॉन्ड के सामने बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? एक्लिप्स। बॉन्ड के सामने बॉन्ड है, क्या बोलेंगे? एक्लिप्स। ये एक्लिप्स फॉर्म है। लेकिन जब हमने इसको पीछे कार्बन घुमाना स्टार्ट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और हमने घुमाते घुमाते ले आए ठीक सेंटर में, देखो ठीक सेंटर में आ गया इसके, समझ में आ रहा है? ये सेंटर पे हम ले आए हैं, दिस इज द स्टैगर्ड फॉर्म। इस स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होगा? इस बॉन्ड पे, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच की दूरी कम हो गई, बढ़ रही है। जरा ध्यान से देखो, जब बॉन्ड के सामने बॉन्ड रहेगा ना, तो दूरी क्या रहेगी? कम रहेगी। और जब इसको घुमाना स्टार्ट करेंगे, घुमाते घुमाते इसके बीच में ले आएंगे, ये बीच में ले आएंगे, तो ऐसे केस में बॉन्ड पेयर के बीच की दूरी बढ़ेगी, रिपल्सन क्या होगा? कम। और रिपल्सन कम, तनाव कम, पोटेंशियल एनर्जी कम, स्टेबिलिटी। इस कन्फॉर्मर को बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। तो जब भी हम न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, पहले इक्लिप्स ड्रॉ करेंगे, मतलब बॉन्ड के सामने बॉन्ड, वो हम बता रहे थे इस समय। बोलो बात समझ आई ना? फिर हमने क्या किया? फ्रंट कार्बन को फिक्स करके बैक को रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान लो बैक को रोटेट किया 180 डिग्री पर, रोटेट क्लॉकवाइज 180 डिग्री। हमने फ्रंट कार्बन को फिक्स करके बैक कार्बन को 180 घुमा दिया। तो जो 180 घुमा देंगे तो क्या होगा? देखो सामने, ये मिथाइल ग्रुप किसको किया? फ्रंट को रोटेट किया। मान लो हमने फ्रंट कार्बन को हमने रोटेट कर दिया, तो जब फ्रंट को रोटेट करेंगे तो ये मिथाइल ग्रुप जो था ये ऊपर चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन उठ के इधर चला आएगा, और ये OH उठ करके इधर चला आएगा। बोलो हाँ, तो स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। देखो हाँ, फ्रंट कार्बन को हमने रोटेट किया है फ्रंट को, तो ये मिथाइल ग्रुप चला गया ऊपर, और ये OH ग्रुप आ जाएगा इस साइड, और ये हाइड्रोजन जाएगा इस साइड। बाकी बैक तो अपनी जगह पर है, बैक कार्बन को हमने नहीं डिस्टर्ब किया है, तो मिथाइल ग्रुप नीचे ही रहेगा। हाँ, बैक कार्बन का लेफ्ट साइड हाइड्रोजन, राइट साइड ब्रोमीन। हाँ, ये कहलाएगा स्टैगर्ड फॉर्म। ये है फिशर और ये है न्यूमैन का ये एक्लिप्स फॉर्म, और ये हो गया स्टैगर्ड। तो जब भी फिशर से तुम्हें न्यूमैन ड्रॉ करना है, सबसे पहले एक्लिप्स ही ड्रॉ करना, बाद में स्टैगर्ड। कैसे ड्रॉ करना एक्लिप्स? वर्टिकल की जो बॉटम पर ग्रुप दिख रहा है उसको बॉटम पे दिखा देना फ्रंट कार्बन के, और जो टॉप पर दिख रहा है उसके ठीक पीछे दिखा देना बैक कार्बन पर, ठीक पीछे। उसके बाद जो रिमेनिंग ग्रुप का अरेंजमेंट है फिशर में, वही न्यूमैन में भी होना चाहिए। ये है कंसेप्ट। सुना ध्यान से हमने क्या बोला? एक बार फिर सुन लो। जब भी न्यूमैन से
जब भी फिशर से न्यूमान ड्रॉ करना है पहले इक्लिप्स ड्रॉ करेंगे। कैसे? फ्रंट कार्बन पर जो भी ग्रुप लिए फ्रंट है, समझिए फ्रंट हो गया, ये हो गया बैक। तो फ्रंट कार्बन पर जो भी ग्रुप दिखे वर्टिकल के बॉटम पर उसको नीचे दिखा दो, और वर्टिकल के टॉप पर जो ग्रुप दिखाई दे उसको ठीक उसके पीछे बैक कार्बन पर दिखा दो, बैक कार्बन पर। उसके बाद रिमेनिंग ग्रुप जो बच गए इनका जो अरेंजमेंट फिशर में है वही न्यूमान में होगा। जैसे फ्रंट कार्बन पर लेफ्ट साइड हाइड्रोजन राइट साइड OH, तो फ्रंट कार्बन पर लेफ्ट साइड हाइड्रोजन राइट साइड OH। बैक कार्बन पर लेफ्ट साइड हाइड्रोजन राइट साइड ब्रोमीन, तो बैक कार्बन पर लेफ्ट साइड हाइड्रोजन राइट साइड ब्रोमीन। उसके बाद क्या करेंगे, हम मॉलिक्यूल को 180 घुमा देंगे क्लॉकवाइज फ्रंट कार्बन को, और घुमाने के बाद हमको मिल जाएगा स्टैगर। अच्छा, मान लो हमको एग्जाम में ये दे दिया, इस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया, हमको वापस इसमें आना है, फिशर में ड्रॉ करना है। हमने कहा ना कैसे न्यूमान से फिशर ड्रॉ करेंगे, ये ना सीखना था हमको। तो जैसे हमको न्यूमान से फिशर ड्रॉ करना, हो सकता है हमको एग्जाम में स्टैगर दे दे, हो सकता है एक्लिप्स दे दे, कुछ भी दे सकता है। मान लो स्टैगर दे दिया तो पहला काम उसको एक्लिप्स में लाओ। कैसे लाए? हाँ, फ्रंट कार्बन को 180 घुमा दो वापस, और जब घुमा दोगे तो ये बॉन्ड घूम के फिर यहाँ पे आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। और जब एक्लिप्स फॉर्म में आ जाए फिर क्या करना, एक वर्टिकल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना। हाँ, फ्रंट कार्बन पर जो ग्रुप दिखाई दे रहा है उसको वर्टिकल के बॉटम पर ला देना, और ठीक उसके पीछे जो ग्रुप दिख रहा है उसको वर्टिकल के टॉप पे ला देना। उसके बाद जो अरेंजमेंट तुमको न्यूमान में दिख रहा है वही अरेंजमेंट फिशर में होगा। हाँ, क्या? फ्रंट कार्बन के लेफ्ट साइड हाइड्रोजन राइट साइड OH, तो फ्रंट कार्बन के लेफ्ट साइड हाइड्रोजन राइट साइड OH। बैक कार्बन के लेफ्ट साइड हाइड्रोजन राइट साइड ब्रोमीन, तो बैक कार्बन के लेफ्ट साइड हाइड्रोजन राइट साइड ब्रोमीन। 180, हाँ 180 घुमाना है, क्लॉकवाइज करो, क्लॉकवाइज। आया समझ में? 180 घुमाना है ताकि स्टैगर फॉर्म में आ जाए। हाँ बोलो, समझ में आया? ये हो गया न्यूमान। अच्छा, मान लो हमको सॉहर्स ड्रॉ करना है तो वहाँ भी यही कंसेप्ट है, सॉहर्स। हाँ, ये देखो, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये है कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये है फ्रंट, ये हो गया बैक कार्बन। हाँ, फ्रंट कार्बन पर जो ग्रुप नीचे दिख रहा है वर्टिकल के बॉटम पर, उसको वर्टिकल के बॉटम पर दिखा देंगे। क्या दिख रहा है? मिथाइल, मिथाइल। यहाँ भी वही कंसेप्ट है, यहाँ भी वही कंसेप्ट है। मतलब जो तुम पहले इक्लिप्स के बाद स्टैगर ड्रॉ किए थे, यहाँ भी पहले इक्लिप्स बाद में स्टैगर, नियम वही है, सब कुछ वही है। पहले इक्लिप्स ड्रॉ करेंगे फिर स्टैगर। हाँ, ये हो गया कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये है फ्रंट कार्बन, और ये हो जाएगा बैक कार्बन। हाँ, फ्रंट कार्बन पर बॉटम पे क्या दिख रहा है? वर्टिकल मिथाइल ग्रुप, वर्टिकल सा है तो दिखाएंगे मिथाइल ग्रुप। अच्छा, बैक कार्बन पर क्या दिख रहा है? मिथाइल ग्रुप, तो हम इसको भी बैक कार्बन ठीक इसके सामने दिखाएंगे मिथाइल ग्रुप। ये आमने सामने है एकदम। पेन देना तो, ये देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक आमने सामने हो गए, दिख रहा है ये, ठीक आमने सामने, बॉन्ड, बॉन्ड के सामने बॉन्ड। वर्टिकल के बॉटम पर फ्रंट को दिखा दिया, तो वर्टिकल के जो टॉप पर दिखा उसको भी ठीक सामने दिखा दिया, बॉन्ड के सामने बॉन्ड दिखा दिया। अच्छा, उसके बाद जो रिमेनिंग ग्रुप का अरेंजमेंट है जैसा इसमें वैसा इसमें भी होगा। हाँ, फ्रंट कार्बन के लेफ्ट साइड क्या हाइड्रोजन राइट साइड OH, तो लेफ्ट साइड हाइड्रोजन राइट साइड OH, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन राइट साइड OH। हाँ, इसमें भी क्या होगा? लेफ्ट साइड हाइड्रोजन राइट साइड, नहीं राइट, लेफ्ट साइड राइट साइड का ब्रोमीन, ब्रोमीन। अब यहाँ भी देखो, ठीक इसके सामने बॉन्ड होगा, और यहाँ भी इसके सामने देखो, दिख रहा है कि नहीं? बॉन्ड के सामने बॉन्ड मतलब इक्लिप्स, बॉन्ड के सामने बॉन्ड मतलब इक्लिप्स, इक्लिप्स। ये इक्लिप्स का न्यूमान और ये इक्लिप्स का सॉहर्स। बस करना क्या है, जो ग्रुप नीचे दिख रहा है वर्टिकल के बॉटम टॉप बॉटम पर उसको भी नीचे दिखा दो, और जो टॉप पर दिख रहा है ठीक उसके सामने दिखा दो। दिखाने के बाद रिमेनिंग ग्रुप का जैसा अरेंजमेंट फ्लाइंग वेज वैसा सॉहर्स। लेफ्ट साइड हाइड्रोजन राइट साइड OH, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन राइट साइड OH। बैक कार्बन का लेफ्ट हाइड्रोजन राइट ब्रोमीन, लेफ्ट हाइड्रोजन राइट साइड ब्रोमीन।
फिर क्या करेंगे अब स्टैगर्ड फॉर्म में लाने के लिए? हाँ, 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने फ्रंट कार्बन को घुमा दिया। तो घुमाने के बाद देखो क्या होगा, घुमाने के बाद बैक तो वही है। हाँ, जब हम इसको 180 घुमा देंगे तो मिथाइल ऊपर चला जाएगा। मिथाइल ऊपर जाएगा। हाँ, ये OH इधर चला जाएगा, H इधर। बाकी तो बैक तो वैसे ही है, उसमें कोई हमने चेंज किया नहीं। हाँ, ये हो गया स्टैगर्ड फॉर्म। ये है 100 हर्ट्ज का स्टैगर्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ बॉन्ड के सामने बॉन्ड नहीं, ये बॉन्ड है तो इसके ठीक सामने बॉन्ड होना चाहिए ना, यहाँ होना चाहिए, नहीं है। हाँ, यहाँ देखो बैक्स नीचे बॉन्ड है तो ठीक सामने बॉन्ड होना चाहिए, नहीं है। ये बॉन्ड के बीच में बॉन्ड, इन दोनों के बीच में बॉन्ड आएगा। ये जो बॉन्ड है ना, इन दोनों के ठीक सेंटर में आएगा, इन दोनों के बीच में। ये स्टैगर्ड हो गया। ये वाला बॉन्ड जो होगा इन दोनों के बीच में आएगा। हम इसी लाइन पे घुमाते हुए निकल जाएंगे, देखो सेंटर पे आएगा, बॉन्ड के बीच में बॉन्ड। जब दो फ्रंट कार्बन के दो बॉन्ड के बीच का बॉन्ड आ रहा है तो स्टैगर्ड, और बॉन्ड के सामने बॉन्ड आ जाए एक्लिप्स। ये ज़्यादा स्टेबल है, स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू एक्लिप्स। तो एग्जाम में तो कुछ भी दे सकता है, एक्लिप्स भी दे सकता है, स्टैगर्ड भी दे सकता है, और देख के पूछेगा कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है, इनएक्टिव है, इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, डीएल है, मीसो है, एरिथ्रो है, थ्रियो है। जो क्वेश्चन बनते हैं वही सब बनेंगे इसमें, लेकिन प्रोजेक्शन चेंज कर देगा। बोलो, बात समझ में आई? तो वापस इसे हमको जाना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले 180 घुमा देंगे, फिर इक्लिप्स फॉर्म में लाएंगे। लाने के बाद जो बॉटम पे दिख रहा है उसको वर्टिकल के बॉटम पे दिखाएंगे, ठीक पीछे वाले को टॉप पे दिखा देंगे, और रिमेनिंग ग्रुप का जैसा अरेंजमेंट हमको दिख रहा है यहाँ पर फ्रंट बैक कार्बन का, वैसा अरेंजमेंट फीचर में भी होगा। हाँ, फ्रंट बैक उसमें डाउन जैसे रहेगा ना, डाउन डाउन हो फ्रंट, उसको आपको बैक कर लेना, सीधी लाइन नहीं रहेगी वहाँ। हाँ, मान लो ये दिया रहेगा ना, तो इसमें हाँ ये मान लो स्टैगर्ड फॉर्म दिया है ना, तो क्या करेंगे, फ्रंट कार्बन को हमने 180 घुमाया। अब ये बताओ स्टैगर्ड एक इक्लिप्स है, पहले चेक कर लो, पहले चेक कर लो एक रहेगा स्टैगर्ड इक्लिप्स है। यदि इक्लिप्स दिया है तब तो सीधे यहाँ जाएंगे ना, यदि स्टैगर्ड दिया है तब ना घुमाएंगे। ये पता चलता है ना कि स्टैगर्ड है कि इक्लिप्स। फ्रंट डाउन वाले को फ्रंट ले लो ना, जो ग्रुप डाउन पर है फ्रंट, जो ऐप है उसको बैक ले लो। हाँ बोलो, समझ में आया? अब एक क्वेश्चन देके चेक कर ले, क्वेश्चन देके चेक कर ले, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे आता है। हाँ लिखो क्वेश्चन। pH मतलब फिनाइल, इधर H, pH H। इसको मिटार मिटार के बनाए, मतलब सबने उतार लिया है ना ये। हाँ, क्वेश्चन लिखो, विच मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकल एक्टिव, विच मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकल एक्टिव, विच मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकल एक्टिव, कौन मॉलिक्यूल उसमें ऑप्टिकल एक्टिव है।
एक ये है, ए बी इसमें से कौन ऑप्टिकल एक्टिव है? तीसरा ऑप्शन दिया है बोथ एक्टिव, बोथ एक्टिव, और डी बोथ इनएक्टिव। बोथ एक्टिव है, फिर कह रहा बोथ इनएक्टिव है। सोच लो, दोनों एक्टिव हैं। करें हम, पहले इसको ए देखा जाए। ए क्या है? ऑप्टिकल, हाँ इनएक्टिव है, इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। पहले ये सबको समझ में है, समझाए कि आगे बढ़ जाए? आगे बढ़ जाए, समझाएं? देखो सामने, पहले ये बताओ ये इक्लिप्स है कि स्टैगर्ड है? तो इसको इक्लिप्स में लाएंगे, कैसे लाएंगे? 180 घुमा दें, तो फ्रंट कार्बन को हमने 180 घुमाया, तो बताओ ये क्लोरीन नीचे आ जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना? और ये पीएच ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, ये इधर चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है इधर चला जाएगा। जाएगा कि नहीं? चलो अब इसके बाद क्या करेंगे? फिशर ड्रॉ करेंगे, दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना? हमने क्या बोला था? जो बॉटम पे दिखाई दे उसको नीचे, हाँ क्लोरीन को बॉटम पे दिखा दो, और ठीक उसके पीछे वाले को वर्टिकल के टॉप पर दिखा दो। दिखाने के बाद फिर हमने क्या बोला था? रिमेनिंग ग्रुप का जो अरेंजमेंट दिख रहा है यहाँ पर वही इसमें भी होना चाहिए। हाँ, फ्रंट कार्बन के लेफ्ट साइड के दिख रहा है हाइड्रोजन, राइट साइड क्या दिख रहा है? पीएच। तो फ्रंट कार्बन के लेफ्ट हाइड्रोजन, राइट पीएच। हाँ, बैक कार्बन आ जाओ, बैक कार्बन लेफ्ट हाइड्रोजन, राइट पीएच, लेफ्ट हाइड्रोजन, राइट पीएच। अब ध्यान से देखो, इसको 20 से काटो, इक्वल हाफ हो गया। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ऑप्टिकल इनएक्टिव, यही तो बोल रहे थे, ठीक है? हाँ, अब बताइए इक्लिप्स है कि स्टैगर्ड है? ये इक्लिप्स है ना? ये इक्लिप्स है। हाँ, अब बताओ आंसर क्या है, पहले बताओ। ऑप्टिकल एक्टिव कि इनएक्टिव? हाँ, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव। बोलो, बताएं? देखो, और जब इक्लिप्स फॉर्म दिया है तो सीधे तुमको फिशर बन जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि बॉन्ड के सामने बॉन्ड है, बॉन्ड के सामने बॉन्ड है। हाँ बताओ, इस यहाँ क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, तो फ्रंट कार्बन का क्लोरीन यहाँ रख दो, बैक कार्बन का क्लोरीन ऊपर रख दो। अब तुम कहोगे उसमें तो नीचे था, पहले वाले में तो नीचे था, यहाँ तो ऊपर है, तो कोई बात नहीं, तुम चाहो तो इसको दोनों का नीचे लाओ, फिर दोनों को नीचे लाओगे, बात तो वही आएगी। इक्लिप्स रहना है, इक्लिप्स। जब भी फिशर ड्रॉ करना है तो पहले इक्लिप्स होना चाहिए, तो ऑलरेडी हमको इक्लिप्स दे आई है,
तो फिर हम क्यों डिस्टर्ब करें इसको? मान लो हम नीचे लाएंगे तो इसको भी नीचे लाएंगे ना, तब ना एक्लिप्स बनेगा। बात तो वही आएगी। हाँ, इसमें से फ्रंट कार्बन का क्लोरीन टॉप बॉटम पर रख दिया और इसको हमने टॉप पर रख दिया। हाँ, बाकी रिमेनिंग ग्रुप का जो अरेंजमेंट है वो यहाँ भी उधर भी। हाँ, लेफ्ट साइड फिनाइल, राइट साइड हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड फिनाइल, राइट साइड हाइड्रोजन। हाँ, इसमें लेफ्ट साइड हाइड्रोजन, राइट साइड फिनाइल, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन, राइट साइड फिनाइल। हाँ, 20 से काटो इक्वल हाफ, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव है। बोलो आ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? ऐसी स्ट्रक्चर बना रहेगा, अब पूछेगा इनका रिलेशन बताओ। ये होमोमर है, इनेंशियोमर है, डाइस्टोमर है। ठीक है, दे क्वेश्चन। अच्छा, ये आपस में क्या है? हाँ, डाइस्टोमर, क्योंकि एक है एक्टिव और दूसरा इनएक्टिव, तो इन दोनों का आपस का रिलेशन है हाँ डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर। एक तो और प्रैक्टिस कर लो इसी तरह का, है ना, उसमें सब दे देते हैं, सब न्यूमान, फिशर, सॉहर्स, फ्लाइंग वेज चारों दे देते हैं और चारों को रिलेट कर लेते हैं इसी में। चलो नोट करो। पहला स्ट्रक्चर न्यूमान, एमी मतलब मिथाइल, अभी चार्ट बनाना है ना, इसलिए जगह बच्चे लेके चल रहे हैं। चार्ट है ना, ये चार स्ट्रक्चर हैं। इसमें पहला न्यूमान है, दूसरा साहस, तीसरा फिशर, चौथा फ्लाइंग वेज। हाँ, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसमें ग्रुप नहीं है। हाँ, इसमें लगाएंगे OH। दे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप
बिटवीन 2 and 3, 2 and 3, 2 और 3 का आपस में क्या रिलेशन है? ऑप्शन है होमोमर, बातें नहीं, होमोमर, इनेंशियोमर, डायस्टीरोमर, टाटोमर। बात नहीं करो। सोच लो। ऑप्शन है होमोमर, इनेंशियोमर, डायस्टीरोमर, टाटोमर। इनेंशियो पीछे, सोच लिया सबने? देखो, सोच लिया ना? सामने देखो। पहले हम 2 को फिशर में ले आ देते हैं, फिर देखा जाएगा क्या आता है। तो क्या कर, देखो ये फिशर इक्लिप्स है कि स्टैगर्ड है? ये स्टैगर्ड है ना? तो हमने क्या किया, फ्रंट कार्बन को 180 घुमा देते हैं। घुमाने के बाद क्या होगा, देखो ये मिथाइल नीचे आ जाएगा और ये OH यहाँ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, है ना? बोलो ये बनेगा कि नहीं? 180 हमने घुमा दिया, फ्रंट कार्बन को घुमाया। बोलो समझ, यहाँ तक हमने समझ में आया? फ्रंट कार्बन को हमने क्या किया, 180 घुमाया। तो बताओ ये बॉन्ड के सामने बॉन्ड आ गया। हाँ, अब क्या करेंगे, हम फिशर ड्रॉ करेंगे। कैसे? फिशर ड्रॉ करने के लिए हमने क्या बोला, हाँ, जो ग्रुप नीचे दिख रहा है उसको वर्टिकल के बॉटम पे दिखा देंगे और जो उसके ठीक सामने उसको वर्टिकल के टॉप पे दिखाएंगे। फिर फ्रंट कार्बन के लेफ्ट साइड हाइड्रोजन, राइट साइड OH, इसके लेफ्ट साइड हाइड्रोजन, राइट साइड OH। अच्छा, इसमें मिथाइल देखो वर्टिकल लाइन पर, इसमें देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गया, मतलब मॉलिक्यूल को तो फोल्ड करके रखा गया है। यदि मॉलिक्यूल सीधा साधा होता तो सीधे डायरेक्ट मिरर में से चेक कर लेते, लेकिन तो फोल्डेड है, मतलब हमको RS का हेल्प लेना पड़ेगा। अब तो नहीं, हाँ चलो RS निकाला जाए। इसका पहले इसका निकालते हैं। हाँ, इसको 1, ये 2, 3, 4, कोई दिक्कत? हाँ, 4 फ्रंट लाइन पर है, 1 2 3 क्लॉकवाइज R, फ्रंट लाइन पर क्या लिखेंगे, S। हाँ, इसमें देखो, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3, इसको 4। हाँ, 4 ब्लैक लाइन पर है, आंसर जस्ट का तस रिपोर्ट करेंगे। 1 2 3 क्लॉकवाइज R, S R, S R। हाँ, अब इसका देखा जाए। हाँ, इसको 1 दिया, इसको नीचे वाले को 2, तो क्या ऑक्सीजन लगा है, ये मिथाइल 3, हाइड्रोजन 4, 4 फ्रंट लाइन पर है, आंसर उल्टेगा। 1 2 3 क्लॉकवाइज R, उलट दिया S क्योंकि फ्रंट लाइन पर है। अच्छा, नीचे देखो, इसमें ऑक्सीजन 1 देंगे। हाँ, इसको ऊपर वाले को 2, मिथाइल 3, हाइड्रोजन 4, ठीक है। हाँ, 4 फ्रंट लाइन पर, आंसर उल्टेगा। 1 2 3 1 नहीं, 1 2 उल्टा चलेगा ना, उल्टा। 1 2 3 क्या चल रहा है, S, S क्या हो जाएगा, R, S R, S R, होमोमर, होमोमर। तो आंसर हो गया होमोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 3? What is the relation between 1 and 3? Ship between 1 and 3. बोलो सबका। सही है। वन एंड 3 डायस्टीरोमर है, निकालना पड़ेगा। आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 4? Four. What will be relationship between? What will be the relationship between 1 and 4? सोच लिया? हाँ देखो, इसका पहले फिशर बना लें। हाँ, ये है कार्बन की मेन बॉन्ड एक्सिस है, ठीक है। ठीक है, क्या बोला था, डैश लाइन वाले ग्रुप को वर्टिकल के बॉटम पर और ऊपर का डैश वर्टिकल के टॉप पर। तो इसके डैश लाइन पर हाइड्रोजन है तो यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, इसके डैश लाइन पर क्या है हाइड्रोजन, तो ये टॉप पर आएगा हाइड्रोजन, क्योंकि बैक होता है, ये भी बैक, ये भी बैक, ये भी बैक, वर्टिकल लाइन बैक और डैश भी क्या होता है बैक। तो एक बैक पर हाइड्रोजन, दूसरे बैक पर वो भी हाइड्रोजन। फिर क्या बोला था हमने, रिमेनिंग ग्रुप का जो अरेंजमेंट फ्लाइंग वेज में है वही फिशर में रहेगा। क्या, हाँ अब बताओ, लेफ्ट टू राइट, OH के बाद मिथाइल, तो यहाँ OH के बाद मिथाइल। यहाँ पे देखो लेफ्ट टू राइट, मिथाइल के बाद OH, तो यहाँ भी मिथाइल के बाद OH। हाँ, किससे करना है इसको, इसके साथ ना, 1 and 3, 1 and 4 बोला था ना। हाँ, इसका भी तो फीचर बनाया होगा, बोलो। हाँ, क्या किया, बोलो, पहले इसका फीचर बना दें। हाँ, ये बताओ स्टैगर है कि क्लिप्स है, स्टैगर है, तो क्या करना होगा, इक्लिप्स में लाना होगा, है ना। तो क्या करें, इक्लिप्स में लाने के लिए इसको घुमा के नीचे ला दें, बॉन्ड के सामने बॉन्ड लाना हमको, है ना। इसको भी घुमा के जब यहाँ लाएंगे सामने, यहाँ आ जाएगा मिथाइल, यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ OH था क्या, यहाँ H था ना, OH था तो OH जाएगा ना, और यहाँ OH तो यहाँ आएगा OH। नहीं, यहाँ क्या था, H था ना, यहाँ क्या था, OH। जब यहाँ OH है तो यहाँ भी OH होगा। यहाँ क्या था, H, तो यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा। कॉपी देखो, यही था ना, देखो OH, यहाँ था मिथाइल और यहाँ H, ऐसे ना, ऊपर मिथाइल, यहाँ OH और इधर H, यही ना। हाँ, अब देखो हमने क्या किया, ये एक स्टैगर्ड फॉर्म है, इसको इक्लिप्स फॉर्म में लाना है। मेरा मेन पर्पज़ क्या है, इक्लिप्स फॉर्म में लाना, बॉन्ड के सामने बॉन्ड। तो हमने क्या, इसको घुमा करके यहाँ लाए। हाँ, लाने के बाद देखो ऐसा, उसको नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। हाँ, इसको घुमा के यहाँ लाए, मिथाइल यहाँ आ जाएगा। अच्छा, ये OH इधर चला जाएगा और ये H इधर चला जाएगा, चला गया। फिर हमने क्या किया, जो ग्रुप नीचे दिख रहा है, मिथाइल फ्रंट का मिथाइल नीचे, तो मिथाइल नीचे, दूसरा मिथाइल ऊपर। हाँ, लेफ्ट साइड OH, राइट साइड H, लेफ्ट साइड H,
राइट साइड OH। हाँ, अब इसका RS निकालो और इसका RS निकालो। क्या आया? इसका 1 और ये क्या है 2, 1 2 3 4, यही नारा है। 4 फ्रंट लाइन पर है, आंसर उलटना होगा। 1 2 3 क्लॉकवाइज R आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे S। हमको इक्लिप्स में लाना है, मेन फ्रंट का इक्लिप्स में लाना है। अच्छा, हमको इक्लिप्स में लाना था मेन पर्पज, तो हम बैक कर दें, मतलब फ्रंट को कर दें, है ना। हमको लाना है इक्लिप्स फॉर्म में, तो फ्रंट को घुमाएंगे तो फिर यहाँ चला जाएगा ना, बात है कि नहीं। फ्रंट को घुमाएंगे तो यहाँ चला जाएगा, है ना। इक्लिप्स फॉर्म में लाना था, बात में है ना। मेन हमको इक्लिप्स फॉर्म में लाना, फ्रंट बैक का चक्कर नहीं है। हमने क्या बोला कि पहले इक्लिप्स फॉर्म फिर स्टैगर्ड फॉर्म, और जब भी फिशर ड्रॉ करना है तो तुम्हारा इक्लिप्स फॉर्म होना चाहिए। इसमें क्या आ रहा है, चेक करना दो क्या आ रहा है इसमें। ये ऐसा आया, इसको देखा जाए 1 2 3 और ये आ रहा है 4। हाँ, 1 2 3 क्लॉकवाइज R क्या हो जाएगा S। इसका देखो, हाँ इसका देखो, इसका आएगा 1 और ये हो गया 2, ये 3, ये 4, 1 2 3। हाँ R है ना। इसको देखो 1 2 3 4। हाँ, 1 2 3 क्लॉकवाइज R S है ना। हाँ, हमने इक्लिप्स में लाना, इक्लिप्स में लाओ। इक्लिप्स में लाने के बाद क्या आ रहा है, फ्रंट कार्बन को रोटेट करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। हाँ, तब R आ रहा है, और ये भी R और ये भी R आ रहा है। देखो सुनो, हमको इक्लिप्स फॉर्म में लाना है पहली बार, ठीक है। और हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है बताओ डाउनवर्ड से स्टार्ट किया था, याद करो हमने जो स्टार्ट किया था डाउनवर्ड से स्टार्ट किया था, हमने डाउनवर्ड से स्टार्ट किया था ना। और अभी भी हमने डाउनवर्ड रखा है, ध्यान रखना। डाउनवर्ड मतलब कि हमको लाना है इक्लिप्स में, लेकिन दोनों ग्रुप क्या करना है डाउनवर्ड। तो मान लो इसको उठा के इधर लाएंगे, मेरा ऊपर चला गया ना, दोनों मेथड के ऊपर चला गया, फिर हम उसको घुमा के फिर नीचे लाएंगे 180 पर वापस डाउनवर्ड लाएंगे। मतलब लाना इक्लिप्स में लेकिन डाउनवर्ड, लाना इक्लिप्स में लेकिन डाउनवर्ड, क्योंकि हमने डाउनवर्ड से स्टार्ट किया था, याद करो। अच्छा ऐसा करो, इसको ऊपर ले जाओ और फिर इसको एक साथ पूरा नीचे लाओ डाउनवर्ड, यही बन जाएगा ना, बोलो। हाँ, इक्लिप्स में डाउनवर्ड करके चलो। सही आंसर है इनएंशियोमर, इसका आंसर है इनएंशियोमर। ये SS RR, इसका सही आंसर है इनएंशियोमर। रखना इक्लिप्स में, डाउनवर्ड लेके चलो। हम इसको घुमा के भी जाएंगे, फिर घुमा के वापस लाएंगे, तो ये स्थिति यही आ जाएगी फिर, क्योंकि हमने स्टार्ट डाउनवर्ड से ही किया था। करके देखना, और भी क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के। तो पहले का आंसर था होमोमर, दूसरे का डाइस्ट्रोमर, और तीसरे का जो आंसर हमने दिया है इनएंशियोमर। बोलो, बात समझ में आई ना। तो इसकी शीट हम दे देंगे, बाकी प्रैक्टिस करना, बस याद कर लो इक्लिप्स फॉर्म से ही फिशर ड्रॉ करना है और दोनों ग्रुप डाउनवर्ड लेके चलना है। हाँ, किस ग्रुप करो डाउनवर्ड करके चलो, जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे ही करके चलो, और उसके बाद लगाओ। देखो दिक्कत आएगी तो बताना हमको। डाउनवर्ड को बोल दिया ना, बात खत्म करो ना। दोनों ग्रुप को डाउनवर्ड लाओ, इक्लिप्स होना चाहिए, शर्त पहली इक्लिप्स डाउनवर्ड, दोनों ग्रुप को डाउनवर्ड। मतलब अपवर्ड चढ़ भी गया तो घुमा के नीचे लाओ। हाँ बोलो, समझ में आया। ये है ऑप्टिकल आइसोमर, कंप्लीट है। अब इसके बाद बचा है कन्फॉर्मर आइसोमर। कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, नेक्स्ट कन्फॉर्मेशन। हेडिंग दो, कन्फॉर्मेशन।
बाद में बात करना क्लास के बाद इसके ऊपर, क्योंकि ये प्रैक्टिस की बात है, केवल शब्दों से ज्ञान नहीं आएगा। इक्लिप्स डाउनवर्ड ले करके क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो, और कोई फंसता है तो मेरे पास लाना। सामने देखो, कन्फॉर्मेशन, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। देखो सामने, देखो अभी तक हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर पढ़ रहे थे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, जो कि एक फिक्स अरेंजमेंट था जो कि चेंज नहीं होगा। मतलब कोई डी है तो डी रहेगा, एल एल में रहेगा, इरेथ्रो थ्रियो थ्रियो में रहेगा, चेंज नहीं होगा। सिस ट्रांस में इंटर कन्वर्जन नहीं होगा। ये एक फिक्स अरेंजमेंट था, इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल। वो शब्द था कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, जो कि एक फिक्स अरेंजमेंट था आइसोमर। जबकि कन्फॉर्मेशनल क्या है, ये फिक्स नहीं है, रैपिडली इंटरचेंज होता रहेगा, क्योंकि यहाँ रोटेशन फ्री है, जबकि यहाँ रोटेशन क्या था, हिंडर्ड है, रुकावट है। हाँ, डबल बॉन्ड में देखो सिस और ट्रांस, ये इंटरचेंज अपने आप नहीं होता है। जैसे ये सिस है, इसको हम ट्रांस में लाना चाहें तो ये अपने आप चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड होने से रोटेशन में हिंड्रेंस है, क्योंकि एक सिग्मा है, दूसरा पाई। अब पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग दो जगह होती है, जिससे रोटेशन हिंडर हो जाता है, जिस वजह से अरेंजमेंट क्या होता है, फिक्स होता है। इस फिक्स अरेंजमेंट को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल। मान लो उसको हमको चेंज करना भी है, तो इसके लिए पहले पाई बॉन्ड तोड़ना होगा, फिर सिग्मा बॉन्ड क्या करेंगे, ट्विस्ट, तब जाकर के कन्वर्जन होगा सिस का ट्रांस में। तो कॉन्फ़िगरेशनल चेंज जो भी होता है वो पाई बॉन्ड के टूटने से और सिग्मा बॉन्ड के ट्विस्ट करने से होता है, जबकि कन्फॉर्मेशनल चेंज जो भी होगा वो केवल सिग्मा बॉन्ड के ट्विस्ट करने से होगा। सिग्मा बॉन्ड ट्विस्ट कर जाएगा और ग्रुप लगे, जो कार्बन से ग्रुप लगे उनकी ओरिएंटेशन में चेंज आएगा। जैसे देखो ये कार्बन है, यहाँ ग्रुप लगे हैं डिफरेंट, ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन फ्री होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग एक ही एक्सिस पे होती है ना। एक एक्सिस पे होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन क्या होता है, फ्री होता है। और फ्री रोटेशन होने की वजह से इस कार्बन से लगे ग्रुप की ओरिएंटेशन में क्या होगा, चेंज आएगा। उस चेंज को कहेंगे कन्फॉर्मेशनल। जबकि कॉन्फ़िगरेशन का जो भी चेंज होता है वो पहले पाई बॉन्ड टूटता है, फिर सिग्मा बॉन्ड ट्विस्ट करता है, तब जाके सिस ट्रांस में कन्वर्ट होता है। उसको बोलते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशनल। और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, चेंज इन कन्फॉर्मेशनल। ये ऐसे मालिक्यूल में मिलेगा जहां सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं है। अब मेरे सामने 4 मालिक्यूल लाइन से रख दिया, कहेगा विच मालिक्यूल शो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। हम क्या खोजेंगे वहां पर, क्या देखेंगे वहाँ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड ना हो। जैसे हमारे सिलेबस में है इथेन, दूसरा है ब्यूटेन और तीसरा साइक्लोहेक्सेन। 3 कंपाउंड हमारे सिलेबस में है। शुरुआत करते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर इन इथेन। इथेन, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर इन इथेन, जिसमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है और उससे लगे हाइड्रोजन 3, और इस सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा, रोटेशन। सिग्मा बॉन्ड रोटेट करने से, ट्विस्ट करने से इस कार्बन से लगे ग्रुप की ओरिएंटेशन में चेंज आएगा। उसे चेंज को बोलेंगे चेंज इन कन्फॉर्मेशनल। डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाएंगे, वो सब आइसोमर है। अब क्वेश्चन मन में आएगा कि सिग्मा बॉन्ड में ट्विस्टिंग क्यों हो रही है, ये बॉन्ड ट्विस्ट क्यों कर रहा है। जवाब इसलिए ट्विस्ट कर रहा है क्योंकि मालिक्यूल में तनाव है। कौन सा तनाव, 3 तरह के तनाव मालिक्यूल में होते हैं। इन जनरल किसी भी मालिक्यूल में 3 तरह के तनाव पाए जा सकते हैं। पहला तनाव होता है एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन। दूसरा होता है टॉर्सियोनल स्ट्रेन और तीसरा होता है स्टेरिक स्ट्रेन। तो देखो इस CH बॉन्ड, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच और इस बॉन्ड के बीच के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है और सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन। तो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, रिपल्सन। और इस रिपल्सन की वजह से इस मालिक्यूल में तनाव आएगा, उस तनाव को बोलेंगे टॉर्सियोनल स्ट्रेन।
तो मालिक्यूल का सिग्मा बॉन्ड इसलिए ट्विस्ट कर रहा है ताकि इस बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन कम हो जाए, टॉर्सनल स्ट्रेन घट जाए, पोटेंशियल एनर्जी घट जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो मालिक्यूल अपने को स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी घटाने के लिए ये सिग्मा बॉन्ड ट्विस्ट करता है ताकि टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होगा, मिनिमाइज हो जाए। अच्छा, एक एक करके सारा स्ट्रेन समझ लो। पहले एंगल स्ट्रेन क्या होता है? जवाब देखो, नेचर में सबसे स्टेबल एंगल 109 होता है, इसलिए 109 किस में मिलता है? टेट्राहाइड्रल में। इसलिए नेचर में टेट्राहाइड्रल मालिक्यूल ज़्यादा मिलते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन बहुत मिलते हैं। ये एलपीजी गैस सिलेंडर जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, ये पूरा हाइड्रोकार्बन ही तो है। प्रोपेन और ब्यूटेन का ही तो मिक्सचर होता है जिसमें सारे कार्बन sp3 है। बॉन्ड एंगल कितना? 109। ये अरेंजमेंट टेट्राहाइड्रल है। ऐसे मालिक्यूल जिसमें बॉन्ड एंगल 109 होगा, वो मालिक्यूल में कोई एंगल स्ट्रेन नहीं होगा। और यदि किसी मालिक्यूल का बॉन्ड एंगल 109 से घट जाए या 109 से बढ़ जाए, समझना उसमें तनाव डेवलप कर जाएगा। उस स्ट्रेन को कहेंगे एंगल स्ट्रेन। जैसे देखो, एक बार क्वेश्चन आया था, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? नहीं, सबसे अनस्टेबल कौन होगा? अनस्टेबल। तो जवाब है ये, सबसे अनस्टेबल ये होगा क्योंकि इसमें एंगल कितना? 60 डिग्री, इसमें कितना? 90 डिग्री, इसमें 108 डिग्री। जितना एंगल 109 से घटता चला जाएगा, मालिक्यूल में तनाव पैदा हो जाएगा, उसको कहेंगे एंगल स्ट्रेन। तो 109 से कम भी अनस्टेबल है, ज़्यादा भी अनस्टेबल है। सबसे स्टेबल एंगल है 109। नोट करो, 109 टेट्राहेड्रल एंगल स्टेबल। 109 tetrahedral angle stable. 109 tetrahedral angle stable. Any deviation from this normal tetrahedral angle, any deviation from this normal tetrahedral angle, any deviation from this normal tetrahedral angle, strain is developed. Any deviation from this normal tetrahedral angle, strain is developed, is called angle strain. Any deviation from this normal tetrahedral angle 109, strain is developed, is called angle strain. पहले एक तो पकड़ो ना, एक बात पूरी हुई नहीं, दूसरी शुरू हो गई। तो ऑक्टाहेड्रल शेप स्टेबल है, हम शेप की बात नहीं कर रहे हैं, हम एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल सबसे स्टेबल कौन होगा? ऑक्टाहेड्रल शेप है, 109 शेप नहीं है, एंगल है। टेट्राहेड्रल में 109 पाया जाता, बात उसकी चल रही है। हाँ बोलो, बात समझ आई कि नहीं? अच्छा देखो, वाइट फास्फोरस जो होता है एयर में बर्न कर जाता है। कारण है क्यों बर्न कर जाता है? क्योंकि वाइट फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें एंगल रिपोर्टेड है तुम्हारी एनसीईआरटी में, 61 का एंगल रिपोर्टेड है। तो देखो ये भी तो 109 से काफ़ी डेविएट कर रहा है। तो जिस वजह से मालिक्यूल तनाव में है, एंगल स्ट्रेन में, हाईली रिएक्टिव है, एयर में बर्न कर जाता है। और देखना आगे चल के जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, किसी भी रिएक्शन में रिंग बन रही है 3 मेंबर 4 मेंबर, निश्चित आगे अगले स्टेप में खुल जाएगी। अगले स्टेप पे खुल जाएगी, क्यों? क्योंकि मालिक्यूल अनस्टेबल है, तनाव में है। कौन सा तनाव? एंगल स्ट्रेन। बात खत्म। अच्छा दूसरा टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है? तो ये है बॉन्ड पेयर में जो रिपल्सन होता है, उस रिपल्सन से जो तनाव आता है, उस तनाव को बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्सन मिनिमाइज तो कर चुके हैं ना, बचा क्या है? केवल बॉन्ड पेयर। तो वो जो बचा हुआ बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, उसकी वजह से जो तनाव डेवलप करेगा, उसे बोलेंगे टॉर्सनल स्ट्रेन। नोट करो, टॉर्सनल स्ट्रेन इज द रिजल्ट रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर, एडजेसेंट बॉन्ड पेयर। Torsional strain is the result repulsion between adjacent bond pair. Torsional strain is the result of repulsion. Is the result of repulsion between adjacent bond pair. Is the result of repulsion between adjacent bond pair.
रिपल्सन बिटवीन एडजेसेंट बॉन्ड पेयर, जो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच रिपल्सन होगा उस तनाव को बोलेंगे टॉर्सियोनल स्ट्रेन। अच्छा, तीसरा स्टेरिक स्ट्रेन क्या है? तीसरा स्ट्रेन देखो, जब मान लो कि कार्बन पर यहाँ ग्रुप लगे हैं, यहाँ पर हमने एक बल्कि मिथाइल ग्रुप लगाया, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ये मिथाइल ग्रुप क्या है? बल्कि बड़ा ग्रुप है। इस बड़े बड़े ग्रुप के बीच वंडरवाल फोर्स रिपल्सन काम करेगा। इस मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच वंडरवाल फोर्स रिपल्सन काम करेगा, और इस रिपल्सन से जो तनाव डेवलप करेगा उसे कहेंगे स्टेरिक स्ट्रेन। नोट करो, व्हेन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम, व्हेन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम approach closely, when atom or groups of atom approach closely, बल्कि कर लेना, इसमें शब्द जोड़ो बल्कि एटम, when बल्कि एटम और ग्रुप अप्रोच क्लोजली, बल्कि मतलब बड़ा, when बल्कि एटम और ग्रुप अप्रोच क्लोजली, then van der Waal force of repulsion is operative. Then van der Waal force of repulsion operative. Then van der Waal force of repulsion is operative. Van der Waal force of repulsion is operative. Then develop steric strain. तो वहाँ डेवलप कर जाएगा steric strain. When a bulky group or atom approach closely, then van der Waal force of repulsion is operative. Is called steric strain. तो मालिक्यूल में तीन तरह के तनाव पाए जाते हैं, एंगल, स्टेरिक और टॉर्सनल स्ट्रेन। जैसे हम लोग में भी तनाव होते हैं, आदमी मनुष्यों में भी तनाव होता है ना, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, फ्यूचर संबंधी तनाव। बोलो भाई, पढ़ाई करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, ये भी तनाव है। बॉडी फिजिकल वर्क कर रही है, थक रही है, वो भी तनाव है। और फ्यूचर का भी बारे में सोचते हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी तनाव है कि नहीं? लेकिन ये क्या तनाव सब में होता है क्या? ये तो नहीं, कैसे सर, सब में तो एक बराबर तनाव थोड़ी होगा। अब कोई छोटा बच्चा है, LKG में पढ़ रहा है, उसको तो पता ही नहीं मेडिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। नहीं, छोटा बच्चा अभी नर्सरी में है, अभी प्री नर्सरी है, उसको किस बात का तनाव? उसको खाना पीना खेलना है बस, और थक के फिर सो जाएगा। तो देखो, छोटे बच्चों में केवल शारीरिक तनाव होता है बस, लेकिन जहाँ बड़ा होने लगता है तो पढ़ाई का लोड बढ़ने लगेगा, तब जाकर उस पर मानसिक तनाव आएगा। लेकिन फ्यूचर संबंधी भी तनाव उसमें नहीं होगा। लेकिन जहाँ एजेड हो जाएगा तो उसका भविष्य का भी उसका आएगा, बड़ा हो जाएगा तो उसको कई तरह के तनाव आ जाएंगे, तो तनाव बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने तीन अवस्थाएं दी गई हमारे एनसीईआरटी में, एक बाल्यावस्था, दूसरा युवावस्था, तीसरा वृद्धावस्था। तो पहली अवस्था जो है बाल्यावस्था है वो इथेन है, और युवावस्था में आता है ब्यूटेन, और वृद्धावस्था में आता है साइक्लोहेक्सेन। तो तीनों अवस्थाओं को इसमें कवर किया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था, इथेन। इस छोटी अवस्था में इस मालिक्यूल में जो तनाव होगा, अब इस तनाव को रिलीज करने के लिए, तनाव को घटाने के लिए ये मालिक्यूल क्या करेगा? योगासन करेगा, योगासन, और योग की डिफरेंट मुद्राएं धारण करेगा। ये योग की जो मुद्राएं हैं यही तो कन्फॉर्मर है। इक्लिप्स एक कन्फॉर्मर, गाउच दूसरा कन्फॉर्मर, स्टैगर तीसरा कन्फॉर्मर। तो ये अलग अलग जो कन्फॉर्मर हैं ये सब योगासन है इसके, ये योग कर रहा है। कैसे देखो, हाँ इथेन, हाँ पहले दो लाइन नोट करो कन्फॉर्मर के बारे में। देखो, कन्फॉर्मर इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्री रोटेशन, कन्फॉर्मेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्री रोटेशन, is the principle of free rotation about a single bond, is the principle of free rotation about a single bond. Conformation is the principle of free rotation about a single bond.
is the principle of free rotation about a single bond, and the different arrangement depends upon angular relationship. Different arrangement depends upon angular relationship between the CH bond, depends upon angular relationship between the CH bond of adjacent carbon, between the CH bond of adjacent carbon. इसी को बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल, इसी को कहते हैं डाइहेड्रल एंगल. डाइहेड्रल एंगल मतलब दो हाइड्रोजन के बीच का एंगल. डाई मतलब हेड्रल, हाइड्रोजन के बीच का एंगल. ये जैसे एक कार्बन ये हो गया, ये एक CH बॉन्ड, दूसरा CH बॉन्ड ये हो गया, इनके बीच का जो एंगल होगा वो कहलाएगा डाइहेड्रल एंगल. हाँ देखो, इसमें भी हम न्यूमैन प्रोजेक्शन का ही हेल्प लेंगे. न्यूमैन, और अभी हमने बोला न्यूमैन प्रोजेक्शन में जब भी व्यू करना होता है तो कार्बन एक्सिस के अलॉन्ग मॉलिक्यूल को व्यू किया जाता है. तो जब ये बॉन्ड एक्सिस है तो मेरी आंख यहाँ लगेगी और या तो इधर लगेगी. मान लो अपनी आंख हमने यहाँ लगाई है, तो ये हो गया फ्रंट कार्बन, इसको हमने दिखाया था ऐसे डॉट से, और बैक कार्बन को दिखा दिया था सर्किल से. हाँ, फ्रंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ये हो गया 3 हाइड्रोजन, और बैक कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन लगे हैं. अब उन 3 हाइड्रोजन को हम ठीक इसके पीछे लगा भी सकते हैं या तो बीच में भी ले सकते हैं. मान लो हमने बीच में ले लिया, स्टैगर्ड फॉर्म में ले लिया. हाँ, तो ये फ्रंट कार्बन का CH और बैक कार्बन के CH के बीच का जो एंगल है इसी को बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल. तो जब ये सिग्मा, यदि कार्बन को रोटेट करेंगे तो बीच का एंगल पता चेंज होगा ना, बीच का एंगल चेंज होगा ना, इसी को बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल. जब फ्रंट कार्बन का CH और बैक कार्बन का CH ठीक आमने सामने है, ठीक आमने सामने, हाँ उसको क्या बोलेंगे, एक्लिप्स फॉर्म. ये फ्रंट कार्बन का CH और ये बैक कार्बन का CH ठीक आमने सामने है, इसको हम कहेंगे एक्लिप्स कन्फॉर्मर. इसमें फ्रंट कार्बन का CH और बैक कार्बन के CH के बीच की दूरी कम रहेगी और दूरी कम, रिपल्सन ज़्यादा. इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा. इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा होगा. मैक्सिमम टॉर्सियोनल स्ट्रेन होगा इसमें. और मान लो हमने फ्रंट कार्बन को फिक्स करके बैक को रोटेट करना स्टार्ट किया, बैक को रोटेट किया मान लो, और हम रोटेट करते हुए 60 तक आ गए, 60 डिग्री तक आ गए. पूरा यहाँ से यहाँ तक 120 होता है ना, तो हम 60 पर आ गए. तो बैक कार्बन का जो CH होगा वो फ्रंट कार्बन के CH के ठीक सेंटर में आ जाएगा, और उस केस में इस बॉन्ड और बॉन्ड के बीच की दूरी मैक्सिमम हो जाएगी. इसकी दूरी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और दूरी ज़्यादा, रिपल्सन, तनाव कम. तो यहाँ टॉर्सनल स्ट्रेन सबसे मिनिमम होगा, मिनिमम टॉर्सियोनल स्ट्रेन. और जब स्ट्रेन मिनिमम तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम. तो स्टैगर्ड फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल. सबसे ज़्यादा स्टेबल है स्टैगर्ड फॉर्म, और सबसे अनस्टेबल है एक्लिप्स फॉर्म, अनस्टेबल. इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी. क्यों, क्योंकि इसमें है मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रेन. सबसे ज़्यादा रिपल्सन बॉन्ड पेयर के बीच, क्योंकि एंगल है डाइहेड्रल एंगल कितना होगा, 0. यहाँ डाइहेड्रल एंगल कितना, 60. और 0 और 60 के बीच जितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है वो सारी पॉसिबिलिटी गाउच को इंडिकेट करती है, गाउच या क्यू. बात एक ही है, गाउच और क्यू एक ही है. उसको हम कैसे दिखाएंगे,
0 और 60 के बीच जितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है सारी पॉसिबिलिटी गाउच, या इसको हम क्यू भी बोल सकते हैं, इसमें एस साइलेंट है, क्यू। गाउच बोलो या क्यू बोलो। तो इथेन के 3 प्रिंसिपल कन्फॉर्मर हैं। ये इथेन की 3 योग की मुद्राएं हैं, इक्लिप्स, स्टैगर्ड, गाउच। मतलब पूछता है कि इथेन के कितने कन्फॉर्मर पॉसिबल हैं, हाउ मैनी कन्फॉर्मर ऑफ इथेन इज पॉसिबल। बोलो। जवाब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों? 0 से 60 के बीच सारी पॉसिबिलिटी तो गाउच की है, तो पॉसिबिलिटी तो इनफाइनाइट की है। हाँ, यदि ये कहता है कि हाउ मैनी प्रिंसिपल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन, तो कहोगे 3। और कौन कौन से? इक्लिप्स, गाउच और स्टैगर्ड। लेकिन पॉसिबिलिटी की बात करता है तो इनफाइनाइट पॉसिबल है। और ये जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्या ट्विस्ट कर रहे हैं, ट्विस्ट। अच्छा, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच जो है ट्विस्टिंग दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से ये चेंज आ रहा है डायहेड्रल एंगल में, ये रोटेशन क्या टोटली 100% फ्री होगा या फ्रोजन होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में जो रोटेशन दिखाते हैं, दिस रोटेशन इज 100% फ्री, कंप्लीट फ्री या कंप्लीटली फ्रोजन? बोलो। न तो 100% फ्री है, न तो फ्रोजन है, रेस्ट्रिक्टेड है, रुकावट है, बस बीच में रुकावट है। न तो 100% फ्री है, न तो फ्रोजन है, बट ओनली रेस्ट्रिक्टेड, एक रुकावट है। और किस रुकावट किस बात की है, किस वजह से रुकावट है? टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से। नोट करो, द रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, the rotation about carbon carbon sigma bond neither complete free nor frozen. Rotation about carbon carbon sigma bond neither complete free nor frozen. Neither complete free nor frozen, but only restricted. The rotation about carbon carbon sigma bond neither complete free. यदि मान लो कंप्लीट फ्री रह जाए ना, मान लो कंप्लीट फ्री रह जाए तो कोई चीज़ स्थिर रहेगी नहीं। जब कोई चीज़ पूरी फ्री हो गई है तो उसमें स्थिरता है ही नहीं, और जब स्थिरता ही नहीं है तो कन्फॉर्मर कैसे हम डिफाइन करेंगे कि हाँ इक्लिप्स है, स्टैगर्ड है? वो तो घूम रहा है बहुत तेजी से। बात समझ में आएगी नहीं? कंप्लीट फ्री भी नहीं है और फ्रोजन भी नहीं है। क्या लिखा? रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड नाइदर कंप्लीट फ्री नॉर फ्रोजन बट ओनली रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू टॉर्सियोनल स्ट्रेन। रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड नाइदर कंप्लीट फ्री नॉर फ्रोजन। फ्रोजन मतलब जम गया हो, जमा भी नहीं है, जैसे पानी है ना, जम गया हो या फ्रीली मूव कर रहा है, ऐसा भी नहीं है, रुकावट है, रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे पानी का बहाव होता है ना, एकदम पानी फ्रीली मूव कर रहा है, और एक होता है पानी जमा हुआ है, तो न तो ये जमा हुआ है न तो फ्रीली मूव कर रहा है, बट रुकावट के साथ, बट ओनली रेस्ट्रिक्टेड। हाँ, ड्यू टू टॉर्सियोनल स्ट्रेन लिखा है ना अभी तो ऐसे पहले, ड्यू टू टॉर्सियोनल स्ट्रेन। बोलो, बात समझ में आई? और ये टॉर्सियोनल स्ट्रेन किस वजह से है? इस बॉन्ड पे रिपल्सन की वजह से। इस रिपल्सन की वजह से मालिक्यूल में रुकावट आ जाएगी, जिस वजह से डिफरेंट कन्फॉर्मर बन जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी तो हमने कहा इनफाइनाइट की है, लेकिन प्रिंसिपल कितना बताया? 3। याद रहेगा, इसको लिखवाना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट की है, लेकिन प्रिंसिपल कन्फॉर्मर कितने हैं? 3। अब इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, सबसे ज़्यादा स्टेबल? हाँ, सबसे ज़्यादा स्टेबल है स्टैगर्ड, उसके बाद गाउच, और उसके बाद होगा इक्लिप्स। नोट कर लो स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टैगर्ड है, उसके बाद गाउच है, उसके बाद इक्लिप्स है। क्या इन कन्फॉर्मर को हम अलग कर पाएंगे? क्या इन कन्फॉर्मर को हम अलग करना चाहते हैं कि इनको हम अलग कर लें?
कर पाएंगे? जवाब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो रैपिडली इंटरचेंज होता है ना। नोट करो, द कन्फॉर्मर कैन नॉट बी सेपरेटेड, कन्फॉर्मर कैन नॉट बी सेपरेटेड, कन्फॉर्मर कैन नॉट बी सेपरेटेड। क्यों? बिकॉज दे आर रैपिडली इंटरकन्वर्टेड। Conformer cannot be converted because they are rapidly interconverted. Conformer cannot be separated because they are rapidly interconverted. वो इंटरकन्वर्ट हो जाएंगे तो हम अलग नहीं कर पाएंगे इनको। अच्छा, ये लाइन नोट किया है ना कि 0 से 60 के बीच सारी पॉसिबिलिटी गाउस की है, गाउस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना। और जैसे एक बार क्वेश्चन आया कि स्टैगर्ड फॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी इक्लिप्स फॉर्म से कम होती है, क्यों? ऑप्शन लिखा है ना, ऑप्शन लिखा है एंगल स्ट्रेन, टॉर्सोनल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन। किस पर टिक मारेंगे? क्वेश्चन ये है, नोट कर लो जरा, इसको आया हुआ क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टैगर्ड कन्फॉर्मर इज लेस देन इक्लिप्स कन्फॉर्मर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टैगर्ड कन्फॉर्मर less than eclipse conformer due to extra potential energy of staggered conformer less than eclipse conformer due to torsional strain, due to torsional strain। बोलो, बात समझ में आई? अब ये 2 कार्बन का इथेन है, जहाँ 4 कार्बन का हो जाएगा तो उस केस में बड़े ग्रुप लग जाएंगे और वहाँ पे तनाव बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में एंगल स्ट्रेन तो नहीं रहेगा, लेकिन टॉर्सोनल के साथ क्या आएगा? स्टेरिक स्ट्रेन भी आ जाएगा। तो अब दोनों स्ट्रेन को मिनिमाइज करना पड़ेगा, कन्फॉर्मर की संख्या भी बढ़ेगी। जब तनाव ज़्यादा तो योग की मुद्राएँ भी ज़्यादा होती हैं, तो कन्फॉर्मर की संख्या बढ़ जाएगी फिर। ये तो बात इथेन की है। अगला हेडिंग आता है कन्फॉर्मेशन इन ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। एक लेक्चर का टॉपिक है, यह आइसोमर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 लेक्चर हो गया, मंडे ट्यूसडे। कल हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं स्टार्ट हुआ है, वो पीआईट्रिपल केमिकल बॉन्डिंग जनरल का पार्ट है, जनरल, ठीक है। इनऑर्गेनिक अभी बिल्कुल नहीं शुरू हुआ है, तो कल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक की कॉपी बना लेना, है ना। और जैसे कि हमारा है ना 2 दिन बांट लेंगे ना, 2 दिन करके, तो 2 दिन चलाएंगे इनऑर्गेनिक। तो इसलिए कल जो है इनऑर्गेनिक की भी कॉपी रख लेना साथ में, ठीक है ना। और एक लेक्चर हम थर्सडे को उसको पूरा कर लेंगे, और पूरा करके फिर वॉल्यूमेट्री का जो शीट दिया है हमने वो डिस्कशन कराएंगे। तो इसको हम 2 दिन चलाएंगे केवल, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वेडनेसडे और सैटरडे 2 दिन लेके, तो इनऑर्गेनिक कुछ घिसा जाएगा आगे। कल इनऑर्गेनिक की कॉपी लाएंगे सब लोग।